गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में अध्याय नंबर 8 प्रारंभ करेंगे। कविता के बहाने बात सीधी थी पर ये इसमें 2 कविताएं आएंगी। कविता के बहाने बात सीधी थी पर इसके लेखक कुंवर नारायण हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म हुआ सन 1927 ईस्वी में। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक जो 1959 ईस्वी में माना गया है कि अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है कि कुंवर नारायण हैं। उनका नाम तीसरा जो तार सप्तक था जो 1959 ईस्वी में हुआ, उनके समय के जो कवि थे उनके सबसे आगे अग्रगण्य कवियों में कुंवर नारायण का नाम लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संचार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। अब जो उनकी लिखी हुई कविता संग्रह हैं वह इस प्रकार से हैं: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, वह इन दिनों। आत्मजयी तथा वाद सर्वा के बहाने उनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आकारों के आसपास ये एक इनकी कहानी है। इनके अलावा आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महानता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमा अतीत है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है कि जिस तरह से बच्चे होते हैं उनका जो सपना होता है उसी प्रकार से जो कविता होती है उस कविता का भी कोई दायरा होता है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। जिस जगह सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ जो सीमाएं होती हैं, उनके जो दायरे हैं, जो मान मर्यादाएं हैं, वो सभी टूट जाते हैं। इनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर भाषा की सहजता पर बल देती है कि बात तो सीधी थी। इनकी पहली तो कविता के बहाने हो गई और दूसरी है कविता का नाम है बात सीधी थी पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी बात सीधी भी उलझ कर आग्रह बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। अब कुंवर नारायण की लिखी हुई जो पहली कविता है वो इस प्रकार से प्रारंभ होती है: कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। इसको इसमें दर्शाया गया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। उड़ान का मतलब उड़ना होता है।
या मन की जो कल्पनाएं होती हैं वो होती हैं। बहाने का मतलब प्रतीक होता है। कविता के पंख, कवि की जो कल्पनाएं हैं, जो विचार हैं, माने का मतलब अर्थ होता है। इसमें हमारे कवि जो कुंवर नारायण हैं वो ये बताते हैं कि कविता कवि के हृदयगत भावों एवं जो कल्पनाओं की मोहकता उड़ान होती है, जो मोहक होती है, कल्पना होती है मनुष्य की, उनकी जो मोहक होती है वो एक उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है कि जिस तरह से चिड़िया की उड़ान होती है उसी तरह से मनुष्य की जो कल्पनाएं होती हैं ना वो अलग अलग प्रस्तुत करती हैं। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अच्छी कविता होगी तो वो बहुत से लोग उसको अपनाएंगे और उसके बारे में जो बताया गया है उसके ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस तरह से कविता की जो उड़ान होती है वो असीमित होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अर्थात कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है। इसी प्रकार से जो कवि है उसके जो विचार हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं वो भी बहुत ही असीम होती हैं और अनंत होती हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता है। उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। चिड़िया की जो उड़ान होती है उसकी एक सीमा होती है। अतः वह कविता की उड़ान का और छोर नहीं जान पाती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह है, सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। कि कविता होती है वो कविता सारी सृष्टि में अपनी जो उड़ान है, जो कविता के बोल हैं वो सारी सृष्टि के अंदर फैल जाते हैं। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है। कि जो चिड़िया होती है वो सीमित उड़ान के कारण जो कविता की उड़ान है ना उसको वो जान नहीं पाती है। ऐसे यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, जो पक्षियों की जो उड़ान होती है वो सीमित होती है, परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक एवं असीमित होता है। क्योंकि पक्षी जो उड़ते हैं वो तो एक उड़ान उनकी सीमित होती है और कविता होती है उसकी कोई सीमित सीमा नहीं होती है। इस तरह से कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इसमें हमारे कवि हैं वो बताते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। महकना, महकना होती है सुगंध, बिखेरना। कविता एक खिलना, कविता का जो आनंदमय प्रभाव होता है उसको कहा गया है। बिना मुरझाए हमेशा एक जैसा रहना, अर्थात आनंद रहना। इसमें हमारे कवि कहते हैं कि कविता इस प्रकार खिलती और विकसित होती है जैसे फूल विकसित एवं फलवित होते हैं। इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि जो कविता होती है वो इस प्रकार से खिलती है, सभी को अपनी जो सुगंध है अर्थात अच्छा ज्ञान है वो देती है, बिखेरती है। जैसे फूल विकसित होते हैं ना उसी तरह से फूल की तरह कविता में नए नए रंग भाव सौंदर्य आ जाते हैं। जैसे फूल होता है ना उसमें अलग अलग के रंग आते हैं, अलग अलग के भाव होते हैं और रंगों के कारण वो फूल है वो अपना सौंदर्य दिखाता है। उसी तरह से कविता भी अपना जो सौंदर्य है अर्थात जो ज्ञान है वो सभी लोगों को दे देती है। परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। फूल बाहर भीतर इधर उधर और घर में सुगंध
और सुषमा को भर देता है। फूल हैं, उनकी सीमा होती है। फूल जहाँ भी होगा तो उसके पास जाएंगे तभी वो अपनी सुगंध मुझे दे सकता है। घर में होगा तो घर में, बाहर जाएंगे तो बाहर। परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। कविता है, उसके खिलने का मतलब फूल नहीं समझ पाता है। फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए ही महकती रहती है। फूल होता है वो तो खिलने के बाद भी मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता के बोल हैं वो कभी भी नहीं मुरझाते हैं, वो हमेशा ही अपनी खुशबू देते रहते हैं। इसलिए फूल का खिलना एवं सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। जिस तरह से पक्षियों की जो आवाज़ थी वो आवाज़ एक सीमित थी, उड़ान थी वो एक सीमित थी, और जो कविता की जो उड़ान थी वो असीमित थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसी तरह से फूलों की भी जो सुगंध है, जो सौंदर्य है वो सीमित होता है, लेकिन कविता की जो महक है, जो महानता है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो हर जगह अपनी सुगंध बिखेरती रहती है, अर्थात अपने रसात्मक आनंद से सभी को सुख देती रहती है। अतः फूल कविता के सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहाँ जान पाता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इसमें हमारे कवि जो कुंवर नारायण जी हैं वो ये बताते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कविता है वो जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के खेल के समान है। कवि बच्चों के खेलों के समान शाब्दिक क्रीड़ा करने लगता है। क्रीड़ा का मतलब खेल होता है, शाब्दिक का मतलब शब्दों के। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भावों एवं मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है कि शब्द हैं, उस शब्दों के अनुसार कवि खेलने लग जाता है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए कभी घर में जाते हैं और कभी बाहर भागते हैं, वे सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं और अपने प्राय का भेदभाव नहीं रखते हैं। कि जो बच्चा होता है वो बच्चा अपना या पराया इन चीज़ों से दूर ही रहता है। बच्चा कभी इस घर में खेलता है और कभी उस घर में खेलता है, कभी बाहर खेलता है और कभी भीतर खेलता है। बच्चों के खेल में कोई सीमा बंधन नहीं है। उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का एक खेल है। जिस तरह से बच्चों का जो खेल होता है उसमें कोई सीमा का कोई बंधन नहीं होता है, उसी प्रकार कविता में शब्दों का भी एक खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के, बाहरी संसार के तथा अपने प्राय सभी घरों के या मानवों के मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। वह सभी को सम्मान मानकर सर्वकालिक भावों को ही एक वाणी देता है, अर्थात जो कविता में शब्द आते हैं उन शब्दों को जो वाणी अर्थात उस कविता में जो शब्द आए उन शब्दों का ही वर्णन करके वो उस कविता का बखान करता है। इस प्रकार से आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल।